नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु आर्गन। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, शिक्षकों की टेट परीक्षा होना है और उसी क्रम में देखा जाए तो 12 अक्टूबर को यह परीक्षा आयोजित हो रही है। आपने सिलेबस देख लिया होगा। अगर सिलेबस आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा और प्ले लिस्ट से आप चैनल सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको जिस सब्जेक्ट का चैनल वो चाहिए साथ में जीके विद भानु लगाइए, आपको यूट्यूब पर सर्च बटन में आ जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज मैथ और विज्ञान के शिक्षकों के प्रैक्टिस पेपर की। साथियों, देखा गया कि आपने सिलेबस देख लिया होगा और 6 चैप्टर ऐसे हैं जो कि कॉमन है, यानी गणित वाले शिक्षकों के लिए भी है और साथ में विज्ञान वाले शिक्षकों के लिए। तो आज के प्रैक्टिस पेपर में हम वह 6 टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे जो दोनों शिक्षकों के लिए आवश्यक हैं। और इससे देखा जाए तो आपके 120 नंबर के उसमें देखा जाए तो 15 से 20 प्रश्न इस चैप्टर से आएंगे, जो कि विगत वर्षों में भी हमने देखा है कि इन चैप्टर से इतने प्रश्न आते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें समाहित किया है। इसी प्रकार के अन्य या फिर यही प्रश्न आपको आ सकते हैं आपकी शिफ्ट वाले पेपर में। तो चलिए देखते हैं पहले प्रैक्टिस पेपर का वह सिलेबस कौन से 6 हमने इसमें वो लिए हैं, सब्जेक्ट जो टॉपिक हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर हम प्रैक्टिस पेपर को लगाते हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। साथियों, जैसे कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक का गणित का जो कि 120 नंबर के आना है, उसका हम सिलेबस देख रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉमन जो पार्ट है जो कि विज्ञान और गणित वाले शिक्षकों के लिए है। तो साथियों, इसमें से 6 जो टॉपिक है वह गणित वाले शिक्षक और साथ में मैथ वाले शिक्षकों के लिए कॉमन है। तो इस वीडियो में हम जैसे कवर कर रहे हैं ब्रह्मांड वाला चैप्टर, मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान मापन, ये पदार्थ की अवस्थाएं जो दिया गया है वो, साथ में बल, गति, दाब, कार्य, ऊर्जा और मशीन, और ताप और ऊष्मा, ये गणित के आपने देखा सिलेबस में। अब हम विज्ञान का जो सिलेबस देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षक का, उसमें भी यही दिया है, ब्रह्मांड, मापन, तापन, भोज, श्वास, जो कि कॉमन ही चैप्टर हैं, और बल, गति, ताप, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, तो ये सेम एक से ही टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जो कि दोनों कैडर्स के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो। तो चलिए प्रैक्टिस पेपर को हम शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसे कि सिलेबस में बिंदु 8 से लेकर के 13 तक जो बिंदु दिए हैं उसमें यह दोनों कॉमन चैप्टर हैं, और जो कि आगामी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक टेट परीक्षा गणित और विज्ञान शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी 6 चैप्टर को हम इनके टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में हम प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से पहला प्रश्न निकल करके आ रहा है, किसी तारे का रंग मुख्यतः उसके संकेत देता है किसका? रंग है वो मुख्यतः किसका संकेत देता है? उसके आकार का, उसके तापमान का, उसकी दूरी का, या उसके द्रव्यमान का? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है उसका तापमान, यानी बी ऑप्शन राइट है। तापमान उसके रंग को प्रदर्शित करता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का मुख्य कारण क्या है? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का मुख्य कारण क्या है? दूसरा प्रश्न है, तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जो सूर्य के चारों जो जितने भी जो चक्कर काटते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से काटते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, प्रकाश की तीव्रता, दूरी, या ऊर्जा की? प्रकाश वर्ष आपके समक्ष ऑप्शन है। और जो तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी, प्रकाश की दूरी, यानी प्रकाश वर्ष उसकी इकाई क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी का। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, दूरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी तथा प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 सेकंड, 8 मिनट, 20 सेकंड, 20 मिनट, या फिर 1 घंटा? काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर है वह है बी, 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड से इसी प्रकार के आपको प्रश्न आएंगे, एक ना एक प्रश्न आपको जरूर आ जाएगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं, सबसे निकट जो ग्रह है वह है बुध ग्रह है। सी ऑप्शन एकदम राइट है। यानी कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, किसी आकाशगंगा में मुख्यतः क्या पाया जाता है? केवल ग्रह, केवल उपग्रह, तारे, गैस और धूल एवं केवल धूमकेतु। किसी आकाशगंगा में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ये आपके समक्ष ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है छठवें का, तारे, गैस और धूल के कण पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? घर्षण की, गुरुत्वाकर्षण बल की, उत्प्लावन की या दाब की? उत्प्लावन की या दाब की। सातवां प्रश्न है, ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका जो राइट आंसर है वह है बी, गुरुत्वाकर्षण बल। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखने में मुख्य भूमिका किसकी रहती है? गुरुत्वाकर्षण बल की रहती है। तो साथियों इसका राइट आंसर है बी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, और यदि किसी तारे का तापमान बहुत अधिक हो तो सामान्यतः उसका रंग किस ओर दिखाई देता है? सामान्यतः उसका रंग किस ओर दिखाई देता है? लाल, पीला, नीला, श्वेत या नारंगी रंग। आठवां प्रश्न आपके समक्ष है, तो इसका राइट आंसर नीला व श्वेत दिखाई देगा। इसी किसी तारे का तापमान बहुत अधिक है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आपका दिया है, मापन से अगले प्रश्न हम ले रहे हैं। तो साथियों 8 प्रश्न लिए हमने इस चैप्टर से। अगले चैप्टर आपका जो कि सिलेबस में दिया है मापन, और उसमें है 2.5 मीटर लंबी वस्तु की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? सेंटीमीटर में यहाँ पर पूछा गया है, सेंटीमीटर में कितनी होगी। 9वां प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर है वो 250 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, इसलिए इसका राइट आंसर है 250 सेंटीमीटर। 1000 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000 मीटर, इसलिए यहाँ पर इसे कन्वर्ट करके इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, 250 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 लीटर में कितने घन मीटर होते हैं? 10वां प्रश्न है, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? 9वां प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पर जब आप टेस्ट देने बैठो तो यही प्रश्न आ जाएंगे। तो 10वां प्रश्न है, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? राइट आंसर है 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। सी ऑप्शन राइट है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 11वां प्रश्न का, आयत की लंबाई इतनी दी है, चौड़ाई ये, तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई इनका गुणा कर देंगे तो इसका राइट आंसर 12 अट्ठे कितने होते हैं? 96। तो इसका राइट आंसर होगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। सी ऑप्शन राइट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों टिक नहीं लगा रहा है, अधिक समय लगेगा, जल्दी जल्दी हम इस पेपर को कवर करेंगे जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। अगला प्रश्न है, 5 डिग्री सेंटी तापमान को केवल केल्विन में मापने में लगभग कितना समय लगेगा? तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें फॉर्मूला लगेगा, और इसका राइट आंसर है 12वें का सी, 278 केल्विन। नेक्स्ट, किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, उसका आयतन कितना होगा? किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, उसका आयतन कितना होगा? और इसका राइट आंसर है 12वें का 13वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट है, 64 घन की भुजा। तो 4 का यहाँ पर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौको 16, 16 चौको 64।
तो 4 की घात 3 करेंगे तो आंसर डी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। द्रव्यमान मापने के लिए सामान्यतः किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, तुला, थर्मामीटर या स्पीडोमीटर? द्रव्यमान मापने के लिए तो इसका राइट आंसर है साथियों, द्रव्यमान मापने के लिए सामान्यतः किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर है नहीं, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, स्पीडोमीटर से स्पीड मापी जाती है। द्रव्यमान मापने के लिए तुला यानी तराजू का उपयोग करेंगे। राइट आंसर है बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 500 ग्राम है और आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका घनत्व क्या होगा? ऑप्शन आपके समक्ष हैं। राइट आंसर है 250 का भाग दे देंगे 500 में तो कितना आएगा? 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 16 प्रश्न है। मापन में परिशुद्धता मुख्यतः किससे संबंधित है? मापन में परिशुद्धता मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके समक्ष है। 16वां प्रश्न है और इसका राइट आंसर है मापन की पुनरावृत्ति की समानता पर, तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पदार्थ, अगला चैप्टर है हमारा पदार्थ और इससे हम प्रश्न ले रहे हैं और 8 प्रश्न प्रत्येक चैप्टर से लिए, 6 चैप्टर हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं पदार्थ से प्रश्न लिए। ठोस पदार्थ की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? निश्चित आयतन नहीं होता है, निश्चित आकार और आयतन होता है, केवल निश्चित आयतन होता है, बहुत कण बहुत दूर दूर होते हैं। ठोस पदार्थ की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन आपके समक्ष हैं। आंसर है इसका निश्चित आकार और आयतन होता है, यानी बी ऑप्शन राइट है 17 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, पानी का बाष्पीकरण, कागज का जलना, चीनी का पानी में घुलना। 18वां प्रश्न आपके समक्ष है। ऑप्शन आप देख रहे हैं। 18वें प्रश्न का जो राइट है कागज का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और इसके अलावा देखा जाए तो सभी जो परिवर्तन हैं वो कौन से हैं? भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन पूछा गया था, कागज का जलना, और बाकी भौतिक परिवर्तन में उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, जैसे बर्फ का पिघलना बर्फ से जल में बदल गया, पानी का बाष्पीकरण यानी गैस में परिवर्तित होगा, चीनी का पानी में घुलना, तो ये उसकी अवस्था परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता है रासायनिक में। चलिए अगले प्रश्न का हम प्रश्न देख रहे हैं। तत्व का सबसे छोटा कण जो उसके रासायनिक गुणों को बनाए रखता है कहलाता है क्या? अणु, परमाणु, मिश्रण, यौगिक। ऑप्शन आपके समक्ष हैं। इसका राइट आंसर है 19वें का बी ऑप्शन परमाणु। तो तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक गुणों को बनाए रखता है कहलाता है परमाणु। नेक्स्ट, जल H2O किसका उदाहरण है? तत्व का, मिश्रण का, यौगिक का या विलयन का? 20वां प्रश्न है। राइट आंसर है आपके समक्ष ऑप्शन है और राइट आंसर है सी यौगिक का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी विस्तरण है? रेत और पानी, तेल और पानी, नमक और घोल, मिट्टी और पानी। ऑप्शन आपके समक्ष हैं। राइट आंसर है 21वें का सी ऑप्शन मिट्टी का घोल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोहा और गंधक के मिश्रण से लोहे को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? निस्यंद विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, और अगली विधि है बाष्पीकरण विधि, आसवन विधि। 22वें प्रश्न का राइट आंसर है चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अम्ल का नीले लिटमस पर क्या प्रभाव होता है? अम्ल का नीले लिटमस पर क्या प्रभाव होता है? नीला ही रहता है, लाल कर देता है, हरा कर देता है, पीला कर देता है। 23वां प्रश्न है और इसका जो राइट ऑप्शन है वह है 23वें का बी लाल कर देता है। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका आप ध्यान रखना। अम्ल का करना अनिल, यानी आ से हो जाएगा अम्ल और ना से नीले को ला से को हो जाएगा लाल कर देता है। और छार का आप ध्यान रखना ट्रिक, छलनी, छा से हो जाएगा छार और ला से लाल और ना से
नीला, यानी क्षार है जो लाल को नीला कर देती है, लिटमस पत्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्षार का लाल लिटमस पर क्या प्रभाव होता है। चलिए अगला प्रश्न भी आ गया है। 24वां प्रश्न राइट है, नीला कर देता है लाल लिटमस को, तो ऑप्शन ए राइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उदासीन पदार्थ है। HCl, NaOH, NaOHCl का सामान्य विलयन H2SO4। 25वें प्रश्न का निम्न में उदासीन पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है 25वें का सी ऑप्शन, NaCl का सामान्य विलयन। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है। केवल गैस, केवल जल, लवण और जल, धातु और गैस। तो 26वें का राइट आंसर है बी, लवण और जल बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, निम्न में से कौन से तत्व वास्तविक हैं। निम्न में से कौन से तत्व वास्तविक हैं। C और O, C और H, O और H, CHO। इनमें से कौन से तत्व वास्तविक हैं आपके समक्ष पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं ऑप्शन, और इसका जो राइट आंसर आ रहा है वह है 27वें प्रश्न का A, C और O। कौन से तत्व वास्तविक हैं। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या है। समीकरण का छोटा करना, परमाणु की संख्या दोनों समान करना, अभिक्रिया को रोकना, केवल गैसों को रोकना। 28वां प्रश्न, ऑप्शन आपके समक्ष हैं। राइट आंसर इसका जो है वह है परमाणु की संख्या दोनों ओर समान करना। 29वां प्रश्न है, बल से हम ले रहे हैं यह प्रश्न, बल और गति और दाब से संबंधित। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। 29वां प्रश्न है, ऑप्शन आपके समक्ष हैं। राइट आंसर है बी, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, एक वस्तु 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, इसका औसत चाल क्या होगी। 30वां प्रश्न आपके समक्ष है और औसत चाल पूछी गई है। चलिए 30वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है, इसमें 100 मीटर में भाग दे देंगे इसका 20 का, तो कितना आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन आपके समक्ष है, जूल, पास्कल, न्यूटन व वाट। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपको इस प्रैक्टिस पेपर से संबंधित 10 से अधिक प्रश्न भी आपके प्रैक्टिस पेपर में आ सकते हैं। तो कौन से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यह नहीं, लेकिन आपको सभी प्रश्न याद करना है अच्छे से। 8-10 प्रश्न बड़ी ही आसानी से आपको आपके प्रैक्टिस पेपर में मिल जाएंगे। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो प्रश्न बल का एसआई मात्रक क्या है, और राइट आंसर है इसका न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न, न्यूटन का प्रथम नियम किस अवधारणा से संबंधित है। जड़त्व, ऊर्जा, दाब या शक्ति से संबंधित। न्यूटन का प्रथम नियम किस अवधारणा से संबंधित है। जड़त्व, ऊर्जा, दाब या शक्ति से। तो इसका राइट आंसर है 32वें का, जो कि आप सभी को पता है कि जड़त्व, पहला अवधारणा किससे संबंधित है, जड़त्व से संबंधित। यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल शून्य है तो वस्तु हमेशा त्वरित होगी, हमेशा केवल स्थिर ही रहेगी, स्थिर रह सकती है या समान वेग से चल सकती है, हमेशा पीछे की ओर जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वह है 33वें प्रश्न का राइट आंसर है सी, स्थिर रह सकती है पर समान वेग से चल सकती है। तो राइट आंसर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, आप सभी को पता है। 34वें का राइट आंसर है सी, पास्कल। समान बल को कम क्षेत्र पर लाया जाए तो दाब घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये आपके ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर है 35वें का वह है बी, बढ़ेगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तेज धार वाले चाकू से वस्तु आसानी से क्यों काटी जाती है? उसका भार अधिक होता है, उसका कम क्षेत्रफल के कारण दाब अधिक होता है, उसमें अधिक ऊर्जा नहीं होती है, घर्षण शून्य होता है। 36वें का राइट आंसर है बी, कम क्षेत्रफल के कारण दाब अधिक होता है। कम क्षेत्रफल के कारण दाब अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार, ऊर्जा और मशीन से संबंधित अगले 8 प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से संबंधित। साथियों, जैसे कि प्रश्न दिया है, भौतिक विज्ञान के कार्य कब किया गया माना जाएगा? भौतिक विज्ञान में कार्य कब किया गया माना जाएगा? केवल बल लगाने पर, बल के कारण विस्थापन होने पर, वस्तु को देखने पर, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने पर। 37वें का राइट आंसर है वी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है वी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार का एसआई मात्रक क्या है? वाट, न्यूटन, जूल या पास्कल? 38वां प्रश्न आपके समक्ष है। और कार का एसआई मात्रक क्या है? तो कार का एसआई मात्रक होता है, राइट आंसर है सी, जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित करता है, किया गया कार्य होगा कितना? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि बहुत ही यूनिक, जो कि न्यूमेरिकल है, और इसका जो राइट आंसर है, इसका गुणा कर देंगे, जो कि विस्थापन गुणा बल होता है किसी भी किए गए कार्य का सूत्र। तो 10 का 5 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 50 जूल आएगा। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है सी ऑप्शन। तो साथियों, गतिमान वस्तु में मुख्यतः कौन सी ऊर्जा होती है? गतिमान वस्तु में मुख्यतः कौन सी ऊर्जा होती है? इसका राइट आंसर है गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज तो रहेगी नहीं। स्थितिज जो ऊर्जा रहती है वो घड़ियों में रहती है, घड़ी की चाबी जो भर देते हैं। रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो राइट आंसर है गतिज ऊर्जा। ऊंचाई पर रखी वस्तु को कौन सी ऊर्जा होती है? ऊंचाई पर रखी वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? अच्छा प्रश्न है, और कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, ऊंचाई पर रखी गई वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर है ए, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके समक्ष है। आंसर इसका है 42वें प्रश्न का सी, वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। मशीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करना, कार को सुविधाजनक बनाना, ऊर्जा को नष्ट करना या द्रव्यमान बदलना? 43वां प्रश्न आपके समक्ष है, और इसका जो राइट आंसर आ रहा है वह है बी, कार को सुविधाजनक बनाना। कार को सुविधाजनक बनाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा है। लीवर में स्थित आधार बिंदु को क्या कहते हैं? भार, प्रयास, आलम्ब या घर्षण? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, और 44वें का राइट आंसर है सी, आलम्ब कहा जाता है। लीवर में स्थित आधार बिंदु को क्या कहा जाता है? आलम्ब कहा जाता है। ताप और ऊष्मा से अब अगले प्रश्न ले रहे हैं, जो कि 6वां चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, जो कि कॉमन है हमारे माध्यमिक शिक्षक मध्य प्रदेश के, जो माध्यमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, या आप अपने नौकरी बचाने के लिए, यानी मूल पद के लिए। तो उन सभी शिक्षकों के लिए, विज्ञान और गणित वाले शिक्षकों के लिए हम अगला पार्ट 2 वीडियो भी ले करके आ रहे हैं। और अगर हमें इसमें इस वीडियो में 100 से अधिक लाइक मिलते हैं तो हम इसका पार्ट 3 वीडियो भी लेकर के आएंगे। तो साथियों, लाइक भी कीजिए, अपने शिक्षक मित्रों में से जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर हमें अगले पार्ट की ओर बढ़ाएगा। तो साथियों, पार्ट 2 वीडियो तो इसका आ ही रहा है,
लेकिन पार्ट 3 वीडियो भी हम इसका बनाएंगे और 200 प्रश्न की श्रृंखला में हम चतुर्थ पार्ट भी इसका क्रिएट भी कर देंगे, क्योंकि 200 में से आपको 40 से 50 प्रश्न आपको बड़ी ही आसानी से ये प्रश्न आप कर लेंगे, जो कि परीक्षा में आपको काफी महत्व दिलाएगा। जो कि 120 नंबर का आपका पेपर आना है, तो 50 नंबर का तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। और हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इसकी श्रृंखला को हम पार्ट 6, 7, 10 तक लाएंगे, जो कि आपके पूरे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो साथियों, चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। तापमान बढ़ने के लिए किस यंत्र, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर या आमीटर? 45वां प्रश्न है। ताप और ऊष्मा से हमने प्रश्न लिए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है बी, थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर डी, थर्मामीटर। ऐसे देखा जाए तो ताप मापने के कई उपकरण हैं और थर्मामीटर भी उन्हीं में से एक है, और जो कि केल्विन के सिद्धांत, फ़ारेनहाइट के सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉक्टर थर्मामीटर। अगला प्रश्न देख रहा है। ऊष्मा का प्रवाह सामान्यतः किस दिशा में होता है? ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, केवल ऊपर की ओर, किसी दिशा में नहीं। 46वां प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर है वह है बी, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो साथियों, यहाँ पर हम एक चीज और बता देना चाह रहे हैं कि जो पार्ट 2 वीडियो आ रहा है वह उसका लेवल इससे भी थोड़ा सा और हाई रहेगा। तो स्टैंडर्ड काफी हाई होने वाला है अगले प्रैक्टिस पेपर में, और हमें आप कमेंट्स कीजिएगा कि इसी लेवल के आपको चाहिए या इससे हाई लेवल का। लेकिन सेकंड जो पार्ट है वह इससे थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा। तो साथियों, कुछ प्रश्न कठिन स्तर के आते हैं, कुछ इसी स्तर के आते हैं जो कि सामान्य स्तर है। तो अगला प्रश्न है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचारण मुख्यतः किस विधि से होता है? संचालन विधि से, चालन विधि से, संवहन विधि से, विकिरण विधि से या वाष्पीकरण विधि से? 47वां प्रश्न आपके समक्ष है और इसका राइट आंसर है चालन विधि से। नेक्स्ट प्रश्न हम देख रहे हैं। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा मुख्यतः किस विधि से पहुंचती है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा मुख्यतः किस विधि से पहुंचती है? चालन, संवहन, विकिरण या विसरण विधि से? 48वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकिरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर है। पानी का क्वथनांक सामान्यतः वायु दाब पर लगभग कितना होता है? पानी का क्वथनांक सामान्यतः वायु दाब पर लगभग कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री सेल्सियस? पानी का क्वथनांक सामान्य वायु दाब पर लगभग कितना होता है? ऑप्शन आपके समक्ष है। आंसर आ रहा है इसका राइट, वह है 100 डिग्री सेल्सियस पर। लास्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं। काले रंग की वस्तुएं सामान्यतः ऊष्मा को अधिक अवशोषित करती हैं, कम अवशोषित करती हैं, बिल्कुल अवशोषित नहीं करती है, केवल परावर्तित करती हैं? ऑप्शन आपके समक्ष है। राइट आंसर है साथियों इसका अधिक अवशोषित करती हैं, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती हैं। तो राइट आंसर है इसका, जैसे कि आपने देखा होगा जो सोलर कुकर है उसके बॉक्स भी कैसे रहते हैं, काले रहते हैं और उन्हीं में खाना पकाया जाता है क्योंकि वो हीट को अवशोषित करती है। तो इसका राइट आंसर ए, अधिक अवशोषित करती हैं। तो साथियों, इसका पार्ट 2 वीडियो ला रहा है, वीडियो को लाइक